हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम है विजय राठौर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर लगभग टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा कॉलेज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं प्रोफेसर के, इन सभी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। एक महान राइटर हुए चार्ल्स डिकन्स, इनके द्वारा लिखा गया। अब ये उपन्यास क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में समझें, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे हिंदी बैकग्राउंड के। अल्टीमेटली जैसे हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश तो हम हिंदी में ही करते हैं, तो मैंने कोशिश ये की है कि इसको पूरा ट्रांसलेट कर दिया जाए, इसकी समरी को हिंदी में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आ जाए। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं फ्रेंड, ये चार्ल्स डिकन्स है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है उपन्यास और इस तरह की राइटिंग्स में, लिटरेचर में इनका नाम बहुत फेमस है। शायद ही कोई लिटरेचर का ऐसा स्टूडेंट होगा जो इनको ना जानता हो। तो आइए शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जानते हैं पहले चार्ल्स डिकन्स और डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। Friend, David Copperfield is a famous novel written by Charles Dickens. He started writing it in 1848 and completed in 1850. 1848 में इन्होंने इसको शुरू किया था लिखना और 1850 में जाके ये पूरा हुआ। फ्रेंड्स, डेविड कॉपरफील्ड को सेमी बायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ घटनाएं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चार्ल्स डिकन्स के निजी जीवन को दर्शाती है, इसलिए इसको सेमी बायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है। ये उपन्यास फ्रेंड फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखा गया है, यानी डेविड कॉपरफील्ड जो है ये स्वयं अपनी कहानी को बता रहे हैं। ये उपन्यास जब शुरुआत हुई थी फ्रेंड, तो ये मंथली पार्ट्स में लिखा गया था, इसके मंथली एडिशन छपते थे और ये मई 1849 में इसकी शुरुआत हुई थी। पब्लिक में धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता चला गया और ये नवंबर 1850 में जाके ये समाप्त हुआ। टोटल पार्ट्स की बात करें तो 19 पार्ट्स थे, लेकिन जो आखिरी पार्ट था वो 2 भागों में था, इसलिए अपन टोटल पार्ट्स की बात करें तो 20 पार्ट्स हो जाते हैं। ये सारे पार्ट्स को मिला करके एक कंप्लीट बुक, एक कंप्लीट नॉवेल के रूप में ये प्रकाशित हुआ 1850 में। आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक, जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। इसकी समरी को हम हिंदी में देखेंगे ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पढ़ के उतना समझ नहीं पाते, उनको दिक्कत आती है इंग्लिश में पढ़ने में। इंग्लिश के वर्जन्स अवेलेबल हैं और आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसकी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि सर हमको उपन्यास अल्टीमेटली तो हिंदी में ही समझना है, तभी हमको समझ में आएगा। तो इसको मैं पूरा ट्रांसलेट करके लेके आया हूं आपके लिए हिंदी में। आइए इस बहुत लंबे से उपन्यास को देखते हैं, इसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। फ्रेंड, डेविड कॉपरफील्ड का जो पहला एकल खंड प्रकाशन था, इसकी प्रस्तावना चार्ल्स डिकन्स ने इस तरह से की है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत संतोषजनक है लेकिन दुखद अनुभव भी है, क्योंकि उनके पात्रों से उनका बहुत जुड़ाव हो गया था और इस जुड़ाव को वो, क्योंकि ये उपन्यास अब खत्म हो गया है, तो वो ये जुड़ाव को से अलग होना उनको बहुत पीड़ादायक लगा। आइए फ्रेंड समरी में चैप्टर नंबर 1 देखते हैं, जिसका टाइटल दिया है उन्होंने आई एम बॉर्न, यानी मेरा जन्म होता है। एक वृद्ध डेविड कॉपरफील्ड जो है ये अपने जीवन की कहानी सुना रहे हैं और ये कहकर वो शुरुआत करते हैं कि आने वाला लेखन ये बता सकता है कि उनकी कहानी का नायक कौन है। वह अपने साधारण से जन्म के बारे में बताते हैं और शुक्रवार की रात, आधी रात के समय उनका जन्म हुआ था, जब पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, उनके माता से, कि
इनके जो जन्म का जो समय है, इससे ये पता चलता है कि अभागा व्यक्ति होगा जो भी होगा, और भूतों और आत्माओं को देखने में सक्षम होगा। जब डेविड का जन्म होता है तब उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। डेविड की एक बुआ थी जिनका नाम था मिस बैट्सी ट्रॉटवुड। ये डेविड के जन्म के दिन आती हैं और डेविड की माँ जो रहती है क्लेरा, इनसे बात करती है। मिस बैट्सी क्लेरा को ये बात बोलती है कि यदि लड़की होती है तो वो चाहती है कि वो उसका पालन पोषण करे, और वो इस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहती है कि वो लड़की जो है वो एक लड़के की तरह रहे और कोई भी पुरुष उसका कभी फायदा ना उठा सके, जैसा कि मिस बैट्सी ने अपने जीवन में इस चीज को झेला था। लेकिन जब डॉक्टर मिस्टर चिले मिस बैट्सी को ये बताती हैं कि क्लेरा को लड़का हुआ है, तो मिस बैट्सी गुस्से से घर से बाहर चली जाती है और उसके बाद फिर वो कभी वापस नहीं आती। आइए फ्रेंड, हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, जिसका टाइटल दिया है उन्होंने आई ऑब्जर्व। डेविड की सबसे शुरुआती यादें उसकी माँ के बालों, उसकी नर्स क्लेरा पेगोटी की है जिसकी आंखें बहुत काली है। उसे रसोई और पिछला आंगन याद है। यहाँ के मुर्गों से वह डर जाता था। घर के पीछे का कब्रिस्तान जहां उसके पिता दफन हुए थे। डेविड और उसकी माँ दोनों ही पेगोटी के दयालु मार्गदर्शन के अधीन रहते हैं। विशेष रूप से डेविड को एक अवसर याद आता है जब वह पेगोटी को मगरमच्छों के बारे में एक किताब पढ़कर सुनाते सुनाते वो देर तक जागता रहता है, जबकि वह अपनी माँ के शाम को बाहर से लौटने का इंतजार कर रहा होता है। डेविड की ये सुंदर सी माँ जो है, एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है मिस्टर मर्स्टोन, इनके साथ में लौटती हैं। ये काले गुलमुच्छों और गहरी आवाज वाला एक विशाल सा व्यक्ति होता है। अब डेविड और पेगोटी जो है, ये दोनों ही मिस्टर मर्स्टोन को नापसंद करते हैं। पेगोटी डेविड की मां को यह चेतावनी देती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी ना करें जिसे उनके दिवंगत पति पसंद नहीं करते थे। मिस्टर मर्स्टोन बाद में वापस आते हैं और डेविड को दो व्यापारिक परिचितों से मिलने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर ले जाते हैं, जिनमें से एक का नाम रहता है मिस्टर क्विनियन। मिस्टर मर्स्टोन और मिस्टर क्विनियन डेविड द्वारा मिस्टर मर्स्टोन को नापसंद करने और मिस्टर मर्स्टोन के डेविड की मां से शादी करने के इरादे का मजाक उड़ाते। जब वे घर पहुंचते तो डेविड पेगोटी जो है प्रस्ताव रखती कि वह और डेविड यारमाउथ में उसके भाई और उसके परिवार से मिलने के लिए जाएं। आइए फ्रेंड, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 आई हैव अ चेंज, है ना। पेगोटी डेविड को यारमाउथ ले जाती है जहां उसका परिवार एक नाव में रहता है जिसे उन्होंने घर में बदल दिया। पेगोटी के भाई मिस्टर डैनियल पेगोटी ने अपने भतीजे हम और अपनी भतीजी लिटिल एमिली को गोद लिया था, जो आपस में भाई बहन नहीं है क्योंकि उनके पिताओं की डूबने से मृत्यु हो चुकी थी। मिस्टर पेगोटी के भाई की विधवा पत्नी मिसेज गमिज भी उनके साथ ही रहती। मिस्टर पेगोटी और हम दिन के समय मछली पकड़ते हैं, जबकि डेविड और लिटिल एमिली समुद्र तट पर घूमते रहते हैं, सीपियां इकट्ठे करते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हुए डेविड विचार करता है कि उसने कई बार चाहा है कि काश समुद्र उसी समय लिटिल एमिली को अपने आगोश में ले लेता, ताकि उसने तब से जो कुछ भी सहा है उसे वो ना सहना पड़ता। जब डेविड अपने घर लौटता है तो गौर करता है कि जाने के बाद उसने अपनी माँ या अपने घर के बारे में शायद ही कभी सोचा हो। जब डेविड घर पहुंचता है तो पेगोटी उसे बताती है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी माँ ने मिस्टर मर्स्टोन से शादी कर ली। डेविड का अपनी माँ के साथ दोबारा से मिलना होता है। मिस्टर मर्स्टोन डेविड की माँ को आदेश देता है कि वह अपने बेटे के प्रति अपने व्यवहार में खुद पर नियंत्रण रखे। डेविड मिस्टर मर्स्टोन को फिर से देखता है, पहली बार अपनी माँ के पति के रूप में। अब डेविड को लगता है कि मिस्टर मर्स्टोन अपनी बड़ी काली दाढ़ी के साथ एक विशाल डरावने कुत्ते के जैसा दिखता है। आइए फ्रेंड, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है आई फॉल इनटू डिसग्रेस। अब घर लौटने पर डेविड अपने घर को काफी बदला हुआ सा पाता है। ये बदलाव उसे इतना परेशान कर देता है कि वह अपने नए कमरे में
रोते रोते सो जाता है। उसकी माँ उसे सांत्वना देने लगती है, लेकिन मिस्टर मर्स्टोन उन्हें वहां ढूंढ लेते हैं। डेविड की माँ को अपने बेटे के प्रति सख्त ना होने के लिए फटकार लगाते हैं। मिस्टर मर्स्टोन डेविड की माँ को घर के दूसरे हिस्से में भेज देते हैं और डेविड को चेतावनी देते हैं कि यदि उसने दोबारा आज्ञा का उल्लंघन किया या अपनी माँ को परेशान किया तो उसे पीटा जाएगा। उस रात का खाना शांत और औपचारिक होता है और डेविड उसे इन पुराने भोजनों से बहुत अलग पाता है, जिनका आनंद वो पेगोटी और अपने माँ के साथ आग के पास बैठकर लिया करता था। रात के खाने के बाद मिस्टर मर्स्टोन की क्रूर बहन मिस जेन मर्स्टोन रहने के लिए आती। वह सांवली सी और कुछ मर्दाना स्वभाव की होती, जिसकी भौहें उसकी नाक के ऊपर लगभग आपस में मिलती। डेविड गौर करता है कि वो एक मेटलिक लेडी है, जिसके पास धातु के बक्से, धातु का बटुआ, ये सब चीज है, इसलिए वो कहता है कि ये एक मेटलिक लेडी। मिस मर्स्टोन घर के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लेती है और जब डेविड की माँ विरोध करती है तो वह अपना घर खुद चला सकती है, तो मिस्टर मर्स्टोन उन्हें डरा धमका के चुप करा देते हैं। जब भी डेविड की माँ घर में किए गए किसी काम या डेविड के साथ किए गए व्यवहार पर अपनी चिंता या गुस्सा जाहिर करती है, तो मिस्टर और मिस मर्स्टोन उनसे कहते हैं कि उनकी दृढ़ता कम हो रही है। अब ये दोनों अक्सर डेविड की माँ, जो कि उनसे बहुत छोटी है, एक भोली, अनुभवहीन, निष्कपट लड़की कहते हैं, जिसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। डेविड की माँ मर्स्टोन भाई बहन के इस नियंत्रण को स्वीकार कर लेती है, स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि वह उनसे डरती है। डेविड की माँ उसकी पढ़ाई जारी रखती है। हालांकि चूंकि मिस्टर और मिस मर्स्टोन डेविड के पाठ सुनाने के दौरान लगातार उस पर कटाक्ष करते रहते हैं, इसलिए हर पाठ के दौरान उसकी याददाश्त उसका साथ छोड़ने लगती है। उसका एकमात्र सहारा उसके पिता की साहसिक कहानियों की किताबों का एक छोटा सा संग्रह होता है, जिसे डेविड अपने जीवन में कुछ दोस्त और खुशी लाने के लिए बार बार पढ़ता है। एक विशेष रूप से खराब पाठ के बाद मिस्टर मर्स्टोन डेविड को बेरहमी से पीटते हैं। डेविड आत्मरक्षा में मिस्टर मर्स्टोन के हाथ पर काट लेता है। अब सजा के तौर पर डेविड को 5 दिनों के लिए उसके कमरे में अकेला बंद कर दिया जाता है। 5 दिनों के अंत में पेगोटी उसके दरवाजे पर आती है और चाबी के छेद से फुसफुसाती है कि उसे घर से दूर दूर भेजा जा रहा है। आइए फ्रेंड, आप देखते हैं चैप्टर नंबर 5, आई एम सेंट अवे फ्रॉम होम, मुझे घर से दूर भेजा गया। डेविड मिस्टर बार्किस नामक एक गाड़ी वाले के साथ गाड़ी से दूर यात्रा करता है, जो शहरों के बीच लोगों और सामानों को पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही डेविड वहां से निकलता है, पेगोटी झाड़ियों से बाहर निकल कर आती है और उसे कुछ पैसे, उसकी माँ का एक नोट और कुछ केक देती है। घर से दूर भेजे जाने के कारण डेविड की हालत लगभग रो रो करके खराब हो रही होती है। वह मिस्टर बार्किस के साथ केक साझा करता है और जानने के लिए कि पेगोटी ने उनको पकाया था। डेविड से कहते हैं कि पेगोटी को बता देना कि बार्किस तैयार है। अब ये रुकने के लिए जो सराय होती है फ्रेंड, जिसको अंग्रेजी में इन कहा जाता है, जहां डेविड लंदन जाने वाली कोच बदलता है और वहां मर्स्टोन के नाम से उसका रात का खाना लगा होता है। वहां का वेटर डेविड को बातों में फंसाकर उसके खाने का सारा हिस्सा और कुछ पैसे टिप के रूप में हड़प लेता है। भोजन काफी ज्यादा होने के कारण सराय में डेविड की छवि बन जाती है, उसने बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लिया। कोचवान और अन्य यात्री डेविड को इतना चिढ़ाते हैं कि बाद में जब बस रुकती तब भी वो कुछ नहीं खाता। इसके परिणाम स्वरूप डेविड बहुत भूखा ही लंदन पहुंचता है। लंदन में मिस्टर मेल जो बताते हैं कि वह स्लेम हाउस में एक शिक्षक हैं, के आने तक डेविड कई घंटों तक इंतजार करता रहता। स्कूल जाते समय वह एक चैरिटी होम है ना, धर्मार्थ आश्रम रहता है, वहां पर रुकते हैं। एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं जो मिस्टर मेल को मेरा चार्ली, माय चार्ली कह के बुलाती। अब डेविड के लिए नाश्ता बनाती है। इसके बाद वे स्कूल जाते हैं, जहां सभी लड़के छुट्टियों पर गए हुए। डेविड को एक तख्ती पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि ये काटता है। यह उस सजा के तौर पर किया जाता है क्योंकि उसने मिस्टर मर्स्टोन को काट लिया था। चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं फ्रेंड, इसका टाइटल है कि मैं अपने परिचितों का दायरा बढ़ाता हूं।
स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर क्रीकल वापस आते हैं और डेविड को बुलवाते हैं। गंजे और लाल से चेहरे वाले मिस्टर क्रीकल, जो कभी भी फुसफुसाहट से तेज आवाज में बात नहीं करते, डेविड को वो ये चेतावनी देते हैं कि किसी भी दुर्व्यवहार के लिए उसकी पिटाई करेंगे। डेविड मिस्टर क्रीकल से बहुत डर जाता है। हालांकि हेडमास्टर की पत्नी और बेटी जो है ये शांत और दुबली पतली सी महिलाएं। डेविड को लगता है कि वो उन लड़कों के प्रति सहानुभूति रखती, जिन्हें मिस्टर क्रीकल अक्सर डराते धमकाते रहते। टॉमी ट्रेडल छुट्टियों से लौटने वाला पहला लड़का है जो डेविड से दोस्ती करता है। इससे डेविड को अन्य लड़कों के लौटने पर उनसे भी दोस्ती करने में मदद मिलती। जेम्स स्टीरफोर्ड, जो अपनी दौलत, बुद्धिमानी और अच्छे लुक के कारण स्कूल के लड़कों में सबसे ज्यादा सम्मानित है, डेविड के पैसे संभालने के बहाने वो अपने पास रख लेता उनको। स्टीरफोर्ड डेविड को उन पैसों से एक शानदार दावत देने के लिए मना लेता, जैसे वो उस रात हॉस्टल के कमरे में सभी लड़कों के बीच बराबर बांट देता। डेविड स्टीरफोर्ड को अपना रक्षक और दोस्त मानता है, लेकिन अपने बराबर का नहीं समझता। डेविड स्टीरफोर्ड के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहता और उसे सर सर कह करके संबोधित करने लगता। आइए फ्रेंड, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है माय फर्स्ट हाफ एट सलेम हाउस। स्कूल का सत्र शुरू होता है। मिस्टर क्रीकल लड़कों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे अपनी पढ़ाई में असफल रहे तो वो उन्हें कड़ी सजा देंगे। वे पहले ही दिन डेविड की बेंच से पिटाई करते हैं। डेविड गौर करता है कि ट्रेडल्स को उन लड़कों की तुलना में ज्यादा पीटा जाता है क्योंकि वो मोटा है। खुद को तसल्ली देने के लिए ट्रेडल्स अपना सर डेस्क पर रख लेता है और अपनी स्लेट पर छोटे छोटे कंकालों के चित्र बनाने लगता है। स्टीरफोर्ड और डेविड जो है ये एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब अनिद्रा से पीड़ित स्टीरफोर्ड डेविड को रात में अपने साथ जागने और अपने पिता की किताबों से याद की हुई कहानियां सुनाने के लिए मना लेता है। एक दिन जब मिस्टर क्रीकल बीमार होते हैं तो स्टीरफोर्ड और मिस्टर मेल के बीच झगड़ा हो जाता है। इस दौरान स्टीरफोर्ड ये उजागर कर देता है कि डेविड ने उसे मिस्टर मेल के साथ चैरिटी होम में एक बूढ़ी औरत से मिलने की बात बताई थी। स्टीरफोर्ड समझ जाता है कि वह बूढ़ी औरत मिस्टर मेल की मां है। जब मिस्टर क्रीकल ये देखने आते हैं कि हंगामा किस बात का चल रहा है, तो स्टीरफोर्ड उन्हें मिस्टर मेल की गरीबी के बारे में बता देता है। मिस्टर क्रीकल स्टीरफोर्ड की तारीफ करते हैं और मिस्टर मेल को नौकरी से निकाल देते हैं। जाते समय मिस्टर मेल डेविड के प्रति विशेष रूप से स्नेह दिखाते हैं। एक अन्य दिन हेम और मिस्टर पेगोटी स्कूल में डेविड से मिलने आते हैं। वे स्टीरफोर्ड से मिलते हैं, उसके व्यवहार से काफी प्रभावित और खुश होते हैं। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड, मेरी छुट्टियां, है ना, विशेष रूप से खुशनुमा दोपहर। जिस दिन डेविड छुट्टियों के लिए घर पहुंचता है, मिस्टर और मिस मर्स्टोन बाहर गए होते हैं। डेविड, उसकी माँ और पेगोटी एक साथ रात का खाना खाते हैं और शाम को बिल्कुल उसी तरह से बिताते हैं जैसे कि वे उसकी माँ की दूसरी की शादी से पहले बिताया करते थे। डेविड की माँ का एक नया बच्चा है और डेविड उस बच्चे को बहुत प्यार करता है। वे तीनों पेगोटी के लिए मिस्टर बार्किस के विवाह प्रस्ताव पर हंसते हैं और पेगोटी कसम खाती है कि वो डेविड की माँ को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। पेगोटी और डेविड की माँ के बीच मिस्टर मर्स्टोन से हुई शादी को लेकर थोड़ी सी बहस होने लगती है। डेविड की माँ का तर्क है कि मिस्टर मर्स्टोन केवल उनके चरित्र को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर मर्स्टोन का आभारी होना चाहिए। डेविड ध्यान देता है कि पेगोटी केवल उसकी माँ को उकसाती है ताकि माँ ये सफाई देकर मन ही मन जो है बेहतर महसूस कर सके। अब अगली सुबह डेविड मिस्टर मर्स्टोन को हाथ काटने के लिए उनसे माफी मांगता है। बाद में जब वो बच्चे को गोद में उठाता है तो मर्स्टोन गुस्से से आग बबूला हो जाती और डेविड को चेतावनी देती कि वो बच्चे को कभी दोबारा नहीं छुए। डेविड के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसकी माँ भी मिस मर्स्टोन का ही पक्ष लेती। डेविड की माँ कहती कि उनके दोनों बच्चों की आंखें एक जैसी। इस पर मिस मर्स्टोन चिल्लाती कि सौभाग्य डेविड और उनके महान भाई के बच्चे के बीच ऐसी तुलना पूरी तरह से बेवकूफी। मिस्टर मर्स्टोन डेविड को बड़ों के बीच में ही बैठे रहने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही वे उससे कभी बात नहीं करते।
मिस्टर मर्स्टोन का कहना है कि डेविड की अपने कमरे में पढ़ने की आदत उसके अड़ियल और उदास स्वभाव का सबूत है। जब डेविड की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो मिस्टर बार्किस उसे लेने आते हैं। जैसे ही वे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं तो डेविड पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी माँ जो है वो सड़क पर खड़ी है और अपने बच्चे को डेविड की तरफ से ऊपर से उठाए हुए। आइए फ्रेंड हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9, आई हैव अ मेमोरेबल बर्थडे। अगले सत्र के बीच में ही क्या होता है कि डेविड की जो माँ रहती है इनकी डेथ हो जाती है। स्कूल डेविड को घर भेज देता है और एक अंतिम संस्कार निर्देशक फ्यूनरल डायरेक्टर मिस्टर ओमर उसे कोच के पास लेने आते हैं। मिस्टर ओमर डेविड को अपनी दुकान पर ले जाते हैं जहां वह मिस्टर ओमर की बेटी मिन्नी और उसके प्रेमी मिस्टर जोराम से मिलता है। मिस्टर जोराम दुकान के पीछे डेविड की मां का एक ताबूत बनाते हैं। डेविड पूरे दिन हथौड़े की आवाजें सुनते हुए वहां बैठा रहता है। मिस्टर ओमर डेविड को बताते हैं कि उसकी मां के निधन के कुछ दिनों बाद ही उसके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ओमर का परिवार जो है ये काफी खुशमिजाज है, लेकिन डेविड दुकान में अपना सर झुकाए बैठा रहता है। जब डेविड घर पहुंचता है तो पेगोटी उसका स्वागत करती है, उसे दिलासा देती। मिस मर्स्टोन उससे केवल ये पूछती है कि क्या उसे अपने कपड़े याद में मिल गए। बीते समय को याद करते हुए डेविड ये स्वीकार करता है कि उसे उस समय की सभी घटनाओं का क्रम ठीक से याद नहीं है। जब वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले कुछ गिने चुने लोगों के साथ जाने का वर्णन करता है। इसके बाद पेगोटी उसके पास आती है, उसकी मां के अंतिम पलों के बारे में बताती। वो कहती है कि मां ने पेगोटी की बाह पर अपना सर रखकर अंतिम सांस ली थी। आइए फ्रेंड चैप्टर नंबर 10 देखते हैं जिसका टाइटल है आई एम बिकम नेग्लेक्टेड एंड प्रोवाइडेड फॉर फूड। डेविड की मां की मृत्यु हो जाती है और मिस्टर और मिस मर्स्टोन अब इनको कोई दिलचस्पी नहीं है डेविड में। वे साफ कर देते हैं कि डेविड को अपने आसपास कम से कम देखना चाहते हैं। मिस मर्स्टोन जो है पेगोटी को नौकरी से निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के पास घर चली जाती है। पेगोटी डेविड को कुछ दिनों के लिए अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है। वहां जाते समय रास्ते में मिस्टर बार्किस पेगोटी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जिस पर पेगोटी डेविड से पूछती है कि अगर वह आखिरकार मिस्टर बार्किस से शादी कर ले तो उसे कैसा लगेगा। डेविड कहता है कि उसे लगता है कि एक बेहतरीन विचार है। मिस्टर पेगोटी के घर पर डेविड छोटी एमिली को पहले से बड़ी और सुंदर पाता है, हालांकि वह थोड़ी नखरेबाज और शर्मीली हो गई है। मिस्टर पेगोटी और हैम स्टीरफोर्ड की काफी तारीफ करते हैं, जिससे वे स्लेम हाउस में मिले थे। एक दोपहर को जब लिटिल एमिली और डेविड बाहर घूमने गए होते हैं तो मिस्टर बार्किस और पेगोटी एक चर्च में एक निजी समारोह में शादी कर लेते हैं। जब डेविड वापस घर लौटता है तो मिस्टर और मिस मर्स्टोन से पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगता है। डेविड उपेक्षा और अकेलेपन के दौर में चला जाता है, जब तक कि मिस्टर मर्स्टोन के बिजनेस पार्टनर मिस्टर क्विनियन वहां नहीं आ जाते। मिस्टर क्विनियन के आने पर मर्स्टोन परिवार डेविड को वाइन बॉटलिंग है ना शराब की बोतलें भरने के उद्योग में काम करने के लिए लंदन भेजने का प्रबंध करने लगता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 11, आई बिगिन लाइफ ऑन माई ओन अकाउंट एंड डोंट लाइक इट। मिस्टर मर्स्टोन के व्यवसाय कारखाने में डेविड के साथ काम करने वाले साथी उसे निराश करते हैं। वे असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, जिनके पिता एक मजदूर वर्ग यानी ब्लू कॉलर के व्यवसाय में काम करते हैं। डेविड की मुलाकात मिस्टर मेकावर से होती है, जो एक गरीब लेकिन शालीन व्यक्ति है। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी जर्जर स्थिति के बावजूद भी बड़प्पन का शानदार दिखावा करते हैं। मिस्टर मर्स्टोन के साथ हुए एक समझौते के तहत डेविड मिस्टर मेकावर, उनकी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहने चला जाता है। मेकावर परिवार डेविड से दोस्ती कर लेता, उसे खुलकर अपनी आर्थिक तंगियों के बारे में बताता। वे हर बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर अच्छे खाने और वाइन के साथ पूरी तरह से सामान्य हो जाते हैं। कारखाने की नौकरी में फ्रेंड डेविड को बहुत कम सैलरी मिलती है। वो मुख्य रूप से ब्रेड खाकर ही गुजारा करता है।
बीते समय को याद करते हुए डेविड सोचता है कि इतनी कम उम्र में उसे इतना आत्मनिर्भर देख करके वेटर, दुकानदार उसके बारे में क्या सोचते होंगे। कारखाने में डेविड को द लिटिल जेंट, है ना, छोटा सा भद्र पुरुष के रूप में जाना जाता है। वो सबके साथ अच्छे से रहता है क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं करता। आखिरकार मिस्टर मैकावर कर्ज के बोझ तले दबते चले जाते हैं। उन्हें कर्जदारों की जेल, है ना, डेटर्स प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहां वे कैदियों के बीच एक राजनीतिक हस्ती बन जाते हैं और उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए पैरवी करने लगते हैं। हम देखते हैं फ्रेंड चैप्टर नंबर 12, लाइकिंग लाइफ ऑन माई ओन अकाउंट टू नो बेटर आई फॉर्म अ ग्रेट रेजोल्यूशन। मिस्टर मैकावर की अब जेल से रिहाई हो जाती है और उनके कर्जों का भी निपटारा हो जाता है। उनका परिवार काम की तलाश में कहीं और जाने का फैसला करता है। डेविड तय करता है कि वो मैकावर परिवार के बिना लंदन में नहीं रहेगा और अपनी मौसी आंट बेट्सी के पास भाग जाने का संकल्प लेता है। वह पैगोटी से कुछ पैसा उधार लेता है और अपना बक्सा स्टेशन तक पहुंचाने में मदद के लिए एक युवक को किराए पर ले लेता है। रास्ते में वह युवक डेविड के पैसे और सारा सामान चुरा करके भाग जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं चैप्टर नंबर 13, द सीक्वल ऑफ माई रेजोल्यूशन। अब डेविड भोजन खरीदने के लिए अपने पहने हुए कुछ कपड़े बेच देता है। कपड़े खरीदने वाले दुकानदार उसका फायदा उठाते हैं और रास्ते में यात्री उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। डेविड अपनी मौसी जो है मिस बेट्सी ट्राटवुड के घर पहुंचता है और शुरुआत में उसे वहां से भगाने की कोशिश करती है। जब वो उन्हें बताता है कि उनका भतीजा है तो वो मिस्टर डिक से सलाह लेती है कि उनके घर की ऊपरी मंजिल पे जो रहते हैं। मिस्टर डिक सुझाव देते हैं कि कुछ भी करने से पहले डेविड को नहलाएं। मिस बेट्सी बार बार डेविड की तुलना उसकी बहन से करती है जो कभी पैदा ही नहीं हुई थी और निष्कर्ष निकालती है कि उसकी बहन ने वैसी मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं की होती जिसे डेविड ने की है। मिस बेट्सी जो है एक सख्त और मिजाज की और तेज तर्रार महिला है जिन पर अपने घर के सामने की घास से गधों को दूर करने का जुनून सवार रहता है। वो एक एक्सेंट्रिक टाइप की महिला, सन की महिला, जैसा हमने शुरुआत में देखा था कहानी। अब डेविड को नहलाती हैं, खाना खिलाती हैं और मिस्टर डिक जो है ये डेविड की माँ के बारे में विस्तार से बातें करती हैं जिन पर उन्हें बहुत दया आने लगती है। डेविड इस बात को लेकर बहुत घबराया हुआ है कि उसकी मौसी उसे अपने पास रखेंगी या वापस भेज देंगी। चैप्टर नंबर 14 जो है फ्रेंड, माई आंट मेक्स अप हर माइंड अबाउट मी। अब आंट मेक्स अप हर माइंड अबाउट मी का मतलब है कि उसकी जो मौसी है वो अपने मन में डेविड के बारे में क्या विचार बनाते हैं। तो अगली सुबह मिस बेट्सी डेविड को बताती है कि उन्होंने मिस्टर मर्स्टोन को पत्र लिखकर जानकारी दे दी कि डेविड कहाँ है। उन्होंने डेविड के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मिस्टर मर्स्टोन को वहां आमंत्रित किया। मिस बेट्सी डेविड को ऊपर मिस्टर डिक के पास ये देखने के लिए भेजती है कि वो अपने मेमोरियल, एक आत्मकथा जो है जिससे वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कितनी प्रगति कर पाए। लेकिन मिस्टर डिक बार बार अपने इस काम को बिल्कुल शुरुआत से दोबारा शुरू करने लगते हैं क्योंकि हर बार वे अपने लेखन में किंग चार्ल्स वन के बारे में सोचने लगते हैं। उनका मानना है कि किंग चार्ल्स प्रथम की बुरी आत्मा उनके भीतर वास करती है। मिस्टर डिक के पास एक बहुत बड़ी पतंग है जिसे वे एक दिन डेविड के साथ उड़ाने का वादा करते हैं। डेविड मिस बेट्सी के पास लौटता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर डिक ने उन्हें अपना सादर प्रणाम भेजा है। मिस बेट्सी बताती है कि उन्होंने मिस्टर डिक को तब अपने यहाँ पनाह दी थी जब उनके भाई ने उन्हें एक पागल खाने में भेजने की कोशिश की थी। मिस्टर और मिस मर्स्टोन गधों पर सवार होकर पहुंचते हैं और मिस बेट्सी गधों को अपने लॉन से भगाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ती। मुलाकात होती है इन लोगों की और मर्स्टोन भाई बहन डेविड के साथ बहुत अशिष्ट व्यवहार करते हैं जिस पर मिस बेट्सी उन्हें डांटती और उनको वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती। मिस्टर मर्स्टोन उन्हें चेतावनी देते हैं कि यदि डेविड अभी उनके साथ नहीं आया तो वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। मिस बेट्सी अब डेविड से पूछती है कि वो क्या चाहता है तो वो कहता है वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है और ये तय हो जाता है कि अब वो वहीं रहेगा। मिस बेट्सी उसका नाम बदलकर ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड रख देती।